बारिश बहुत तेज हो रही थी। मोती झील पार्क के कोने में बेचैनी का माहौल था। बारिश की बूंदें गूंज रही थी। कविता की आंखों में आंसू थे और सामने विकास अपनी बाइक की चाबी उंगली में नचा रहा था। देखो कविता, सीन क्रिएट मत करो, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तुम्हारी और हमारी बिरादरी का फर्क है, और वैसे भी पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। बड़े कॉन्ट्रैक्टर की बेटी है, बिजनेस भी देखना है मुझे। कविता का गला रुंध गया। बिजनेस? 5 साल का प्यार तुम्हारे लिए बिजनेस है विकास? तुमने तो कसम खाई थी गंगा बैराज पर कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अब बिरादरी याद आ रही है? विकास हंसा, एक क्रूर हंसी। अरे वो तो कॉलेज के दिन थे यार, जवानी का जोश था। अब प्रैक्टिकल बनो, अपनी हैसियत देखो और मेरी देखो। तुम सिविल लाइंस के एक छोटे से क्वार्टर में रहती हो और मैं, खैर छोड़ो, आज के बाद मुझे कॉल मत करना, ब्लॉक कर रहा हूं। विकास ने अपनी बुलेट स्टार्ट की और धुएं का गुबार छोड़ता हुआ वहां से निकल गया। कविता वहीं बेंच पर बैठी रह गई। आसपास से गुजरते मनचले लड़के उस पर फप्तियां कस रहे थे, लेकिन कविता को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ विकास के कहे शब्द हैसियत और छोड़ो गूंज रहे थे। उसके आंसुओं की जगह अब एक ठंडी नफरत ले रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, तुम्हें अपनी रईसी पर बहुत घमंड है ना विकास? जिस खानदान के नाम पर तुमने मुझे ठुकराया है, मैं उस खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। बदले की आग कविता को शहर के उस हिस्से में ले आई जहां शरीफ लोग दिन में भी जाने से कतराते थे। चमड़े के कारखानों की बदबू और तंग नालियों के बीच एक खंडरनुमा हवेली में बाबा कालिया का डेरा था। कमरे में अंधेरा था, बस एक तेल का दिया जल रहा था। बाबा कालिया के गले में हड्डियों की माला थी और वो गांजा पी रहे थे। बाबा, मुझे इंसाफ चाहिए। कविता ने अपनी जमा पूंजी सोने की एक अंगूठी बाबा के सामने रख दी। बाबा ने लाल आंखों से उसे देखा। इंसाफ तो अदालत में मिलता है बिटिया, यहाँ या तो काम बनता है या काम तमाम होता है। बोल, क्या चाहिए? बर्बादी। कविता की आवाज पत्थर जैसी सख्त थी। मैं उस लड़के को बर्बाद करना चाहती हूँ जिसने मेरी जिंदगी के 5 साल खिलौने की तरह खेले। विकास, उसका नाम विकास है। बाबा हंसे। मसान जगाना पड़ेगा, पर याद रख, मसान भूखा होता है। उसे जिसका शिकार दिया जाएगा वो उसे तो खाएगा ही, लेकिन अगर गलती हुई तो वो बुलाने वाले को भी नहीं छोड़ता। काला जादू एक 2-धारी तलवार है। मुझे परवाह नहीं, मुझे बस उसे तड़पते हुए देखना है। ठीक है। बाबा ने एक काले कपड़े की गुड़िया दी। अमावस की रात से पहले उस लड़के के सिर के बाल लाकर इसमें डाल दे। और हाँ, बाल उसी के होने चाहिए। अगर बाल किसी और के हुए तो वो साया उसी इंसान के पीछे जाएगा जिसके वो बाल होंगे, और फिर उसे कोई भगवान भी नहीं बचा पाएगा। अगले दिन कविता ने एक योजना बनाई। विकास के घर पहुंचकर उसने देखा कि हॉल में कीर्तन चल रहा है। भीड़ का फायदा उठाकर वो दबे पांव ऊपर विकास के कमरे की तरफ बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर किसी ने देख लिया तो? कमरे में घुसते ही उसे विकास की महक आई, वही महंगा परफ्यूम जो उसे कभी बहुत पसंद था। उसने इधर उधर देखा। ड्रेसिंग टेबल पर विकास का हेयर ब्रश रखा था। कविता ने जल्दी से ब्रश उठाया। उसमें कुछ काले बाल उलझे हुए थे। बिना समय गवाए उसने वो बाल निकाले और अपने रूमाल में छिपा लिए। कविता को यकीन था कि ये बाल विकास के ही हैं। आखिर ये उसका निजी कमरा था। वो जीत की खुशी लिए अपने घर लौट आई। रात के 12 बजे जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, कविता अपनी छत पर गई। नीचे सड़क पर आवारा कुत्ते भौंक रहे थे। उसने बाबा के बताए अनुसार काले कपड़े के गुड़िया में विकास के बाल डाल दिए, केस पर सिंदूर और तेल छिड़क कर मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही उसने पुतले में सुई चुभाई, हवा का रुख बदल गया। छत पर सूख रहे कपड़े अचानक तेज हवा में फड़फड़ाने लगे। बिजली के तारों में एक अजीब सी स्पार्किंग हुई और पूरे मोहल्ले की बत्ती गुल हो गई। अंधेरे में कविता को लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। एक भारी सांस की आवाज। काम हो गया, कविता ने सोचा। अब विकास तड़पेगा। वो नीचे अपने कमरे में आ गई। कविता ने सुकून की सांस ली और सो गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने विकास को नहीं बल्कि मौत को अपने ही घर बुला लिया है। अगली सुबह घर का माहौल अजीब था। नाश्ते की टेबल पर माँ चिल्ला रही थी, अरे ये दूध कैसे फट गया? अभी तो उबाला था। माँ ने भगोना दिखाते हुए कहा। दूध काला पड़ चुका था और उसमें से बदबू आ रही थी। कविता के पिता, जो बैंक में क्लर्क थे, अखबार पढ़ते हुए बोले, गर्मी बहुत है, हो गया होगा खराब।
छोड़ो, चाय बना लो। तभी नेहा अपने कमरे से बाहर आई। उसकी चाल में कुछ अजीब सा लड़खड़ाना था। वो आकर कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। नेहा, कॉलेज नहीं जाना क्या? कविता ने पूछा। नेहा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम पथराई हुई थीं। उसने कविता की ओर देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। भूख, बहुत भूख लगी है। कविता को लगा कि शायद नेहा स्ट्रेस में है, लेकिन उसके मन के किसी कोने में बाबा कालिया की चेतावनी गूंज रही थी। बाल उसी के होने चाहिए। उसी रात के करीब 3 बजे अचानक पूरे घर का तापमान गिर गया। कविता अपने कमरे में गहरी नींद में थी कि तभी उसे बगल के कमरे से नेहा की चीख सुनाई दी। दीदी बचाओ, कोई है यहाँ। कविता दौड़कर नेहा के कमरे में गई। नेहा बिस्तर के कोने में दुबकी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा था और वो कांप रही थी। क्या हुआ नेहा? कोई नहीं है यहाँ। कविता ने उसे गले लगाया। नहीं दीदी, वो वहां था, छत पर उल्टा लटका हुआ। उसकी आंखें जल रही थी। वो कह रहा था कि वो मुझे ले जाएगा। नेहा सिसक रही थी। कविता ने ऊपर देखा। वहां कुछ नहीं था। ये बस पूरा सपना है, सो जाओ। लेकिन ये सपना नहीं था। अगली सुबह नेहा की हालत और खराब हो गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। नाश्ते की मेज पर श्रेया अचानक जोर जोर से हंसने लगी। नेहा की आवाज बदल गई थी। भारी और मर्दाना आवाज में उसने कहा, आज रात खेल शुरू होगा। और फिर वो बेहोश हो गई। ये सब देख कविता बहुत डर गई। उसके दिमाग में सिर्फ बाबा की बात चल रही थी। वो तुरंत विकास को देखने अपनी कार लेके निकली और विकास के घर पहुंच गई। जब वो विकास से मिली तो वो पूरी शॉक हो गई। विकास बिल्कुल स्वस्थ था। उसे कुछ नहीं हुआ था। विकास ने कविता से पूछा, तुम फिर यहाँ? कविता ने कहा, बस तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी। तुम ठीक हो ना? विकास बोला, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूं। तभी कविता का मोबाइल बजा और घर से कॉल आया। उसके पिता ने उसे घर बुलाया। कविता कार लेके घर की ओर निकली, पर विकास को स्वस्थ देखकर बहुत कंफ्यूज हो गई थी। इसीलिए वो घर से पहले फिर उसी बाबा के पास आई। उसने बाबा से कहा, बाबा ये क्या हो रही है? विकास को तो कुछ नहीं हुआ, पर मेरे घर की हालत दिनों दिन खराब होते जा रहा है। बच्चा ये काल का जाल है। जा पता कर तूने किसका बाल मुझे दिया था। जो साया मैंने छोड़ा है वो कभी बिना काम पूरा किए नहीं रहता। इसी दुविधा से साथ कविता वापस घर आ गई। नेहा को माता पिता ने नींद की गोली दी थी, जिससे नेहा सो रही थी। कविता के माता पिता कविता से कहते हैं, हमें भी कुछ अजीब लग रहा है। हमारे कमरे में ऐसा लगता है जैसे कि कोई हो देख रहा है और घर की हालत गमी दिलो दीन बिकते जा रही है। हमें नेहा को किसी बाबा के पास लेके जाना चाहिए। पिता बोलते हैं, ज्यादा टेंशन मत लो, ये सब बकवास को तो बंद ही करो। कल सुबह होते ही हम नेहा को एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। उस रात सभी जल्दी ही सो गए। रात के 10 बज रहे थे। बाहर कोहरा और आसमान काला हो रखा था। आज वो होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कविता की नींद खुली। उसने देखा कि नेहा अपने बिस्तर पर नहीं है। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। कविता उठकर बाथरूम की तरफ गई। दरवाजा आधा खुला था। अंदर का नजारा देखकर कविता की चीख निकल गई। नेहा फर्श पर बैठी थी और कच्चा मांस जो मां ने फ्रिज में कुत्ते के लिए रखा था खा रही थी। उसका चेहरा खून से सना था। नेहा! कविता चिल्लाई। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें उल्टी हो चुकी थी। सिर्फ सफेद हिस्सा दिख रहा था। दीदी, वो मुझे खा रहा है, अंदर से खा रहा है, बचा लो। तभी अचानक नेहा का शरीर हवा में उठ गया और वो दीवार से जा टकराई। पूरा घर जाग गया। माँ पापा दौड़ कर आए। उन्होंने नेहा को संभाला, जो अब बेहोश हो चुकी थी। इस लड़की पर ऊपरी साया है, मैंने कहा था ना। माँ रोने लगी। पिता ने कहा, बकवास बंद करो, कल इसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। शायद मिर्गी का दौरा है। लेकिन कविता जानती थी कि ये मिर्गी नहीं है। कविता बेचैनी में नेहा का फोन चेक करने लगी, ये देखने के लिए कि क्या उसने कोई दवाई तो नहीं खाई। तभी उसकी नजर नेहा के व्हाट्सएप पर पड़ी। एक चैट सबसे ऊपर थी। नाम था विकास। कविता के हाथ कांपने लगे। उसने चैट खोली। विकास, कल तुम्हारे घर आकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे रूम में हम सेफ थे ना? हाँ माँ, कीर्तन में बिजी थी। तुम अपना हेयर ब्रश हटाया भूल गई थी, मैंने रख दिया है। कोई नहीं, मैंने तुम्हारा वाला यूज कर लिया था। कविता का सिर चकरा गया।
मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। हे भगवान, उस दिन विकास के कमरे में नेहा थी। उसने विकास का ब्रश यूज किया था और मैंने उसी ब्रश से बाल निकाले। तब वो बाल विकास के नहीं, नेहा के थे। मैंने अपनी ही बहन पर मारण मंत्र चलवा दिया। कविता दीवार के सहारे नीचे बैठ गई। उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। उसका बदला उसकी ही बहन की जान का दुश्मन बन गया था। कविता बदहवास होकर उठी और बाबा कालिया के पास जाने के लिए दौड़ी, लेकिन घर का मुख्य दरवाजा लॉक था और चाबी नहीं मिल रही थी। तभी बिजली चली गई। इन्वर्टर की टीं टीं आवाज सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। अरे बत्ती क्यों गई? पिता की आवाज आई। अचानक नेहा के कमरे का दरवाजा जोर से खुला। वहां नेहा खड़ी थी, लेकिन अब वो नेहा नहीं थी। उसका शरीर अजीब कोनों पर मुड़ा हुआ था। हड्डियां चटकने की आवाज आ रही थी। हवा में सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। तुमने बुलाया? नेहा के मुंह से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। भेंट स्वीकार है। नहीं, नेहा को छोड़ दो, गलती मेरी थी, कविता चिल्लाई। पापा हटो वहां से। नेहा ने हाथ उठाया और एक अदृश्य शक्ति ने पिता को उठाकर पंखे से टकरा दिया। उनका सिर फट गया और वो वहीं ढेर हो गए। सुनील! मां चीखती हुई उनकी तरफ दौड़ी, लेकिन नेहा या वो साया अब मां की तरफ बढ़ा। रसोई से एक चाकू हवा में उड़ता हुआ आया और मां के सीने में गड़ गया। रक्त, मुझे रक्त चाहिए। कविता घुटनों के बल गिर गई। बाबा, इसे रोको, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। उस साये ने नेहा के शरीर को कविता की तरफ मोड़ा। नेहा की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर के लिए नेहा की असली आवाज आई। दीदी, तुमने ये क्या किया? मेरे अंदर बहुत दर्द हो रहा है। दीदी, मुझे मार दो। नहीं नेहा, कविता रो रही थी। तभी साये ने नेहा के हाथों से उसी चाकू को उठाया और अपनी ही गर्दन पर रख दिया। सौदा पूरा हुआ, साया हंसा। नहीं! कविता दौड़कर उसे रोकने गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नेहा ने एक झटके में चाकू चला दिया। खून का फव्वारा फूटा और नेहा का शरीर कविता की बाहों में गिर गया। सब खत्म हो गया था। माता पिता, बहन, सब। पुलिस सायरन की आवाज दूर से आ रही थी। शायद पड़ोसियों ने शोर सुनकर पुलिस बुला ली थी। कविता खून से लथपथ फर्श पर बैठी थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था। वो धीरे से उठी और आईने के सामने गई। आईने में उसे अपनी परछाई नहीं दिखी, बल्कि उसके पीछे एक काला साया खड़ा था। वो साया विकास का नहीं, कर्मों का साया था। पुलिस जब अंदर घुसी तो उन्होंने देखा कि कविता दीवार पर अपने ही खून से कुछ लिख रही थी। बाल गलत थे, बाल गलत थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और दमदार कहानियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।